Hello students, today I am going to teach you chapter 8 of your books Snapshots. The title of the poem is The Tale of Melon City, which was written by the Vikram Seth. First of all, introduction of the poet. Vikram Seth was born in June 20th, 1952 in Kolkata, India. He was Indian poet, novelist and travel writer known for his verse novel The Golden Gate and his epic novel A Suitable Boy. He had received several awards such as the Padma Shri, Sahitya Akademi Award and the प्रवासी भारतीय सम्मान. ओके ये जो पोएम है, इस पोएम का टाइटल अ टेल ऑफ मेलन सिटी, जो कि विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई है. और विक्रम सेठ का जन्म 20 जून 1952 को इंडिया कोलकाता में हुआ था. और वो एक भारतीय मूल के कवि हैं, नॉवेलिस्ट हैं और ट्रैवल राइटर हैं. और उनके जो बहुत अच्छे, एक तो वर्स नॉवल था और एक एपिक नॉवल था. वर्स नॉवल द गोल्डन गेट और एपिक नॉवल जो उनका था सूटेबल बॉय, उसके लिए उनको काफ़ी फेम मिला, उसके लिए उनको जाना जाता है. उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, जैसे पद्मश्री दिया गया, साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया और प्रवासी भारतीय सम्मान, ये सारे अवार्ड्स उनको दिए गए. Now, introduction of the poem. What we are going to study in this poem? What is the theme of this poem? मतलब हम इस पोएम में क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये हम इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम में पढ़ेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. The poem The Tale of Melon City narrates how the city found its new king, a melon. The story unfolds as their king orders to have an arch built which turned out to be too low. It hits the king's head, resulting in the falling of his crown. The king considered it a disgrace and ordered for the chief of builders to be hanged. It is then followed by series of events where they blame each other. Finally, a noose is built to determine the guilty, and the only one to fit the noose is the just and placid king. The new king, it then elected by the first person to pass the arch. मीन्स क्या पढ़ेंगे हम इस पोएम के अंदर. बहुत ही नॉर्मल सी पोएम है, कोई इसमें ऐसा खास एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये जो पोएम है आपकी अ टेल ऑफ मेलन सिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल, मेलन मतलब तो आप जानते ही होंगे, मेलन, वाटरमेलन. तो मेलन जो होता है वो हम खरबूज को बोलते हैं. तो ये जो पोएम है, इसका नाम क्या है, अ टेल ऑफ मेलन सिटी. इसके अंदर क्या बताया गया है, नरेट्स हाउ द सिटी फाउंड इट्स न्यू किंग. मतलब ये बताया गया है कि ये जो शहर था, इस शहर के लोगों ने किस तरह से खरबूज को अपना नया राजा बनाया. ये स्टोरी हमको इस पोएम में पढ़ने को मिलेगी. और ये स्टोरी हमको बताती है कि जो उनका जो राजा था, उस राजा ने ऑर्डर किया कि एक आर्च मीन्स एक गेट टाइप से जो होता है, जैसे मेहराब बोलते हैं हम, तो उसको बनाने का ऑर्डर दिया. और जब वो बना तो वो उसकी हाइट जो थी बहुत लो थी, बहुत नीचे थी. और रिज़ल्ट क्या हुआ इसका कि जब राजा वहाँ जाता है तो राजा का सिर उससे टकराता है और उसका जो क्राउन है वो क्राउन फॉल हो जाता है, उसका जो ताज होता है वो गिर जाता है. और जो राजा था उसको ये बहुत ही अपमानित लगता है और वो फिर ऑर्डर देता है कि जो चीफ ऑफ जो बिल्डर है उसको टू बी हैंग्ड, उसको फांसी दे दी जाए. और इट इज़ देन फॉलोड बाय सीरीज ऑफ इवेंट्स वेयर दे ब्लेम ईच अदर. फिर बहुत सारे वो चीफ बिल्डर्स किसी और को बोलेगा, कोई और किसी और को बोलेगा, फिर कोई किसी और को बोलेगा, ऐसे करके एक पूरी सीरीज़ चलती है जो लोग एक दूसरे को ब्लेम करते हैं. और फाइनली जो नूज़ है, जो फांसी का फंदा जो होता है, वो अपराधी के लिए तैयार किया गया. और वो जो नूज़ था वो केवल जस्ट एंड प्लेसिड किंग. जस्ट एंड प्लेसिड का मीन्स होता है कि एक ऐसे राजा को जो किसी को भी न्याय देने के लिए तैयार हो जाता था, बहुत ही काम नेचर का होता था. तो वो जो नूज़ होता है, वो जो फांसी का फंदा होता है, वो किसी को भी फिट नहीं होता. लास्ट में किसको गिल्ट मिलता है, राजा को ही वो गिल्ट मिलता है. और फिर उसके लिए और फिर जो वहाँ के लोग होते हैं, फिर वहाँ के लोग जो ये होता है कि जो सबसे पहले इस आर्च को पास करेगा, उसके नीचे से गुजरेगा, वही बताएगा कि जो उनका जो नेक्स्ट राजा होगा वो कौन होगा. तो ये हम इस पोएम के अंदर पढ़ेंगे. नाउ कम टू द एक्सप्लेनेशन, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम. इसमें 2 लाइन्स करके ये थोड़ी बड़ी पोएम है, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे अभी. So, the following poem is taken from Mapping, which was published in 1981 and is included in the collected poems by Vikram Seth. पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पूरी पोएम है, इसको एक
मैपिंग था, कलेक्शन है पूरा, वो मैपिंग में से इसको लिया गया। और वो जो विक्रम, और ये कब पब्लिश हुआ था मैपिंग, 1981 में ये मैपिंग नाम की जो एक पूरा कलेक्शन था ये पब्लिश हुआ था, और उसी कलेक्शन में से विक्रम सेठ ने इस पोयम को लिया है। So, the city which the poet is talking about was ruled by a just and placid king. He is known to be fair and calm in his proceedings. मैंने आपको पहले भी यहाँ पर जस्ट एंड प्लेसिड का मीन्स बताया था अभी ऊपर, कि ये जो सिटी थी, इस सिटी के ऊपर बहुत ही जस्ट एंड प्लेसिड जो किंग था, बहुत ही जो काम नेचर का था, जो सबको जस्टिस देता था, ऐसे राजा इस पे रूल करता था, इस पे शासन करता था। और वो अपने शांत स्वभाव के लिए और अपने शांत तरीके से जो वो काम करता था उसके लिए वो जाना जाता था। वन डे ही ऑर्डर्ड फॉर an arch to be built on the main road of the town. He felt that it would be a good sight to look at, that would motivate the onlookers. First of all तो उसने क्या ऑर्डर किया कि हमको ना एक आर्च बनाना है, और आर्च मतलब मेहराब बनाना है, वो गेट जैसा जो एक इमारत होती है वो बनानी है। और उसने ऐसा क्यों बोला? उसने ऐसा इसलिए बोला कि उसको लगता था कि ये दिखने में बहुत अच्छा होगा, देखने के लिए लोगों को एक अच्छी चीज़ मिलेगी, और ये लोगों को मोटिवेट करेगा, जो भी इसको देखेंगे उसको ये फिर ये मोटिवेशनल हो जाएगा उसके लिए। तो उसने वो उस आर्च को बनाने का उसने ऑर्डर दिया। सो व्हाट हैपेंड, since it was the king who ordered for it to be built, the workmen followed his order and constructed the arch. To make its inauguration and indulge the onlookers, the king went to the thoroughfare. There the arch hit his head and his crown fell down. होता क्या है कि क्योंकि राजा ने उसको बनाने का ऑर्डर दिया, तो जितने भी वर्कमैन थे, जितने भी काम करने वाले लोग थे, वो सब उसके ऑर्डर को पूरा करने के अंदर लग गए, उस आर्च को बनाने में लग गए। और जब इनॉग्रेशन से पहले उनको लगा राजा को कि मुझे वहाँ चल के एक बार देखना चाहिए कि वो कैसा है। और जब वो उस आर्च को देखने के लिए जाता है तो सडनली उसका जो सिर होता है वो उससे टकरा जाता है, और जो उसका क्राउन होता है वो क्राउन उसका नीचे गिर जाता है। It happened because the arch was formed too low. His calm expression were instantly changed, indicating extreme displeasure. अब होता ये क्योंकि उसने तो बड़ा सोचा था कि बड़ा मोटिवेशनल होगा, लोग आएंगे, इसको देखेंगे, इसको काफ़ी फेम मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। और जैसे ही उसका जो ताज है, वो जब उसका ताज टकरा के नीचे गिर जाता है, तो वो जो बड़ा ही जो जिसको हम बोलते हैं जस्ट एंड प्लेसिड जो किंग था, वो बहुत ही जो काम नेचर का जो किंग था, वो थोड़ा सा उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है अचानक, और वो गुस्से में हो जाता है। उसको बिल्कुल मतलब उसको बिल्कुल भी डिसप्लीजर, उसको बिल्कुल मज़ा नहीं आता। He considered it a moment of dishonor and ordered for the chief of builders to be executed by hanging. To fulfill king's order, ropes and gallows were put in order. और होता ये कि वो जब उसको बहुत डिसऑनर, उसको बड़ा अपमानित लगता है, और वो तुरंत ऑर्डर करता है कि जो चीफ ऑफ बिल्डर है, जिसने जो मेन जिसने ये बनवाया है, उसको बुला के लाओ और उसको फांसी की सज़ा दे दो। और राजा की क्योंकि ऑर्डर था, इसीलिए तुरंत रस्सी मंगाई गई और फांसी लगाने वाले को तुरंत वहाँ पर बुलाया गया। अब देखिए क्या होता है। द चीफ ऑफ बिल्डर वॉज फाउंड एंड brought to be executed. He was being taken to the king. On seeing the king, the chief of builders immediately shouted and exclaimed that it was the workmen who were at fault. The king immediately called it off and declared that the workmen must be hanged. This hit the workmen with surprise. They pointed out that it was not their fault, but the bricks were not of the right size. मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम में अभी जस्ट एक्सप्लेन किया था कि फिर एक सीरीज़ होती है, वो सब एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। तो सबसे पहले जो पनिशमेंट मिला, वो पनिशमेंट के लिए किसको बुलाया गया था? चीफ बिल्डर को बुलाया गया, और उसको बोला गया कि अब तुम्हें फांसी की सज़ा होगी। वो जब वो राजा के सामने आता है, तो जो चीफ बिल्डर्स होते हैं वो सब याचना करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, और बोलते हैं कि नहीं, हमें छोड़ दीजिए। और वो पूरा एक्सप्लेन करते हैं, पूरा वर्णन करते हैं कि इसमें हमारा फॉल्ट नहीं है, ये जो पूरी गलती है ये तो वर्कमैन की, वर्कमैन मतलब जो लोग काम कर रहे थे, उन काम करने वाले लोगों की ये गलती है।
और जब राजा ये सुनते हैं तो वो इमीडिएटली वो ऑर्डर देते हैं कि नहीं ठीक है, इनको हटाओ और उन वर्कमैन को लेके आओ जिन्होंने ये गलती किया है। फिर जितने भी वर्कमैन उस काम में लगे हुए थे सबको बुलाया जाता है, सबके लिए फंदा तैयार किया जाता है कि उनको फांसी दी जाएगी। और जब उनको बताया जाता है कि आपको फांसी देंगे तो जितने भी जो वर्कमैन है वो सरप्राइज़, वो उनको बड़ा आश्चर्य लगता है कि ऐसे कैसे। और फिर वो अपने को बचाने के लिए वो क्या करते हैं, दे पॉइंटेड आउट दैट इट वाज नॉट देयर फॉल्ट बट द ब्रिक्स वर नॉट ऑफ द राइट साइज। वो अपने आप को बचाने के लिए बोल देते हैं कि हमारी गलती तो इसमें है ही नहीं, ये तो गलती ब्रिक्स की है। ब्रिक्स मीन्स ईंटों की है, जो ईंट जो लगी है उसके अंदर। वो बोलते हैं कि ये सारी गलती तो ईंट की है, क्योंकि जो ईंट थी वो ईंट सही साइज़ की लगी ही नहीं थी। अब देखते हैं अब क्या होता है। On hearing that it was the bricks that were of the wrong size, the king called for the mason, and masons were trembling in front of the king. Then they put the blame on the architect. अब क्या होता है, अब जब ईंटों को बता दिया उन लोगों ने कि भाई पहले चीफ बिल्डर आया, चीफ बिल्डर ने खुद को बचाने के लिए वर्कमैन को बोल दिया। अब वर्कमैन ने अपने आप को बचाने के लिए क्या बोल दिया कि वो जो ईंटें हैं वही राइट तरीके से नहीं है। तो जब ईंटों की गलती जब सामने आई तो उसके लिए किसको बुलाया गया, जो मेशन्स मतलब जो राजमिस्त्री का काम करते तो उसको बुलाया गया, क्योंकि ईंटों को तो वही जज करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, तो उसको बुलाया गया। और जब वो राजा के सामने, जब जितने मेशन थे जो भी उसमें लगे थे, जब वो लोग आए तो वो राजा के सामने दे बिकम ट्रम्बलिंग, वो कांपने लगे। और उन्होंने ये ब्लेम किया कि जो आर्किटेक्ट था, जो मतलब जो मेन वास्तुकार जो था, ये उसकी गलती है। द आर्किटेक्ट वाज कॉल्ड फॉर, फिर उनको भी हटा दिया गया, जो मेशन्स थे उनको भी हटा दिया गया। बोला कि नहीं इनकी भी गलती नहीं, तो जाओ आर्किटेक्चर को लेके आओ। The king tells the architect that he considers him that one at fault and he must be executed. और फिर राजा खुद उसको बोलते हैं कि नहीं, अब तुमको बुलाया गया है क्योंकि तुमसे गलती हुई है, और अब जो फांसी की सज़ा है वो तुमको दी जाएगी। Instantly the architect mentioned that it was the king who made minutes change to the architect's initial plan. This indirectly indicated that it was the king who was responsible for the wrongly built arch. The king grew angry, but since he was just and placid, he thought it would be best to consult someone in such a confusing situation. Thus he ordered them to get the wisest person alive. अब क्या होता है कि जब आर्किटेक्ट को लगा कि अब तो मैं फंसा, तो अब वो क्या बोल देता है कि नहीं, ये गलती मेरी नहीं है और ये गलती तो राजा की है। और राजा की गलती इसीलिए क्योंकि उसने स्लाइटेस्ट, जो मेरा खुद का प्लान था, मेरे प्लान के अंदर जो मेरा इनिशियल प्लान था, जो मेरा मेन प्लान था, उसके अंदर राजा ने कुछ स्लाइटेस्ट चेंजेस कर दिए थे, उसकी वजह से ये गड़बड़ हो गया। इनडायरेक्टली मतलब उसने किसको ब्लेम कर दिया, उसने राजा को ब्लेम कर दिया कि ये जो गलत आर्च बना है इसके जो रेस्पॉन्सिबल हैं वो राजा हैं। और जब राजा ये बात सुनते हैं तो वो बहुत गुस्से में हो जाते हैं। अब उनको लगता है कि ये भी फांसी पे नहीं, वो भी फांसी पे नहीं, और जितनी पब्लिक है, जितनी जनता है, वो सब की एक ही मांग थी कि जो भी गिल्ट पाया जाएगा उसको फांसी दी जाएगी। अब राजा फंस जाता है कि अब वो क्या करें। लेकिन क्योंकि वो जस्ट एंड प्लेसिड था, वो बहुत ही शांत स्वभाव का था, तो वो थोड़ी देर सोचता है कि इतने कंफ्यूजिंग सिचुएशन के अंदर अब क्या किया जाए। फिर वो अपने जो उसके जो मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर्स को ऑर्डर देता है कि जो सबसे ज़्यादा वाइजेस्ट पर्सन होगा इस सिटी के अंदर, तो सबसे ज़्यादा जो बुद्धिमान पर्सन है उसको लेकर आओ। वो जो पर्सन है, वो पर्सन जो निर्णय देगा, फिर हम उस पर्सन को मानेंगे। सो दैट इज़ द एक्सप्लेनेशन। मैंने आपको फर्स्ट एक्सप्लेनेशन के अंदर बता दिया कि ये जो पोएम है, ये पोएम आपके मैपिंग में से ली गई है, जो कि 1981 में पब्लिश हुई थी। और इसके अंदर एक सिटी का वर्णन है जहाँ पर वो खरबूज को अपना राजा बना लेते हैं। और ऐसी सिचुएशन क्यों आती है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो राजा है वो एक आर्च बनाने को बोलता है, और वो आर्च जब उसको देखने जाता है तो उसका सिर टकराता है, और सिर टकरा के उसका क्राउन गिर जाता है। फिर वो ये अनाउंस करता है कि जिसकी गलती होगी उसकी गलती पर उसको सज़ा दी जाएगी। एक एक करके पहले वो चीफ बिल्डर को बुलाता है। चीफ बिल्डर अपना दोष वर्कमैन पे लगा देते हैं, वर्कमैन अपना दोष ईंटों को बता देते हैं कि ईंट सही साइज़ की नहीं थी, तो फिर वो दोष चला जाता है मैशंस के ऊपर, जो राजमिस्त्री होते हैं। फिर जब राजमिस्त्री को लाया जाता है तो वो अपना ब्लेम किसके ऊपर लगा देते हैं, आर्किटेक्ट के ऊपर लगा देते हैं। और जो फाइनली जो आर्किटेक्चर होता है वो आर्किटेक्ट बोल देता है कि नहीं, ये जो गलती है ये राजा की वजह से हुई है, क्योंकि राजा ने उसके जो इनिशियल प्लान था उसको चेंज कर दिया था। अब राजा फंस जाता है। सो व्हाट हैपन इन द poem next we will study in the next class.
If you have any problem in the explanation, you can ask me and try to solve the concerned question which was come in the part first. Okay, till then, goodbye.